आपका और मेरा समय बचाने के लिए ना मैंने उसमें से कुछ एक्सेप्शनल केसेस निकल कर आएंगे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल दी एक्सेप्शनल केसेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, तो आई बिलीव सबको अच्छे से क्लियर हो गया कि इनफिजिबल रीजन और नो फिजिबल रीजन क्या होता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज हम एलपीपी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एलपीपी के डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स देख लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शनल केसेस ऑफ एलपीपी, मतलब जो भी आपने अलग अलग तरीके के ग्राफ्स पढ़े थे उसमें से कुछ एक्सेप्शनल केसेस निकल कर आएंगे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ा हुआ है ना, आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, आई डोंट नो कितना चलेगी। ओके, आपको डेफिनेटली कुछ नया जानने को मिलेगा। देखिए प्लीज़, पहले एक्सेप्शनल केसेस लिख दें। एक्सेप्शनल केसेस 4 होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका इन फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, सेकंड होता है आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन। थर्ड होता है आपका मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एंड लास्ट होता है आपका रिडेंडेंट कंस्ट्रेंट। रिडेंडेंट इक्वेशन, रिडेंडेंट कंस्ट्रेंट, रिडेंडेंसी, ऐसे ऐसे नाम यूज करते हैं। ओके, तो ये 4 एक्सेप्शनल केसेस आप लोगों के पास होते हैं। ओके, इनको एक एक करके आराम से डिस्कस करेंगे विद द एग्जाम्पल। देखिए, चलिए गाइस, तो आपका और मेरा समय बचाने के लिए ना मैंने पहले से डेफिनेशन लिख दी इनफिजिबल सॉल्यूशन की। समटाइम्स अ सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट इन एलपीपी हैज नो पॉइंट्स विद सैटिस्फाइंग ऑल द कंस्ट्रेंट्स। In such cases the LPP is said to have no feasible or infeasible solution। देखो यार, आप लोग ग्राफिकल मेथड में कंस्ट्रेंट को लेके ग्राफ बनाते हो, तो कंस्ट्रेंट को लेके जब आप ग्राफ बनाते हो तो जो आपका शेडेड पोर्शन होता है वो बेसिकली वो सारे के सारे पॉइंट्स को मिलके बनता है जो कि कंस्ट्रेंट को, सारी की सारी कंस्ट्रेंट को साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे हो। बट आपके पास ऐसा कोई कॉमन एरिया ही नहीं आ रहा, मतलब समझ रहे हो, आपने एक कंस्ट्रेंट का डायग्राम बनाया, दूसरे का बनाया, दोनों को अलग अलग शेड किया, बट कुछ कॉमन एरिया ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कोई फिजिबल रीजन ही नहीं आ रहा। तो इन दैट केस उसको हम लोग बोलते हैं इनफिजिबल। इन दैट केस उस एलपीवी के सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इनफिजिबल सोल्यूशन एंड नो फिजिबल सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन भी होता है, मतलब कोई फाइनल आंसर नहीं आता इसमें। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको मैक्सिमाइज करना है हम लोगों को। ओके, मैक्सिमाइज जेड और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आप लोगों को दे रखी है। तो अगर मैं इसका चित्र बनाने गया, चित्र बोले तो डायग्राम बनाने गया, तो डायग्राम अगर हम इसका बनाते हैं गाइस, देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ले लें। अरे अरे अरे, एक सेकेंड, इधर आ जाओ भाई, एंड एक बारी लाइन आ जाओ इधर। फाइन, ये गया फर्स्ट क्वाड्रेंट इस तरीके से। चलिए, तो अगर हम डायग्राम बनाएं, पहला होगा 0,6। ठीक है जी, 0,6 थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं 6, एंड y को 0 डालेंगे तो आएगा 9। एंड जब मैं इसकी लाइन बनाऊंगा तो वो ये डायग्राम बन जाएगा। और जब आप शेड करने जाओगे तो इसमें 0 0 पुट करोगे बेटा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 18, यानी 18 0 से बड़ा है तो ट्रू है, तो ये नीचे को शेड होगा। ठीक है जी। उसके बाद x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो 0,10, 10,0, तो ये वाली लाइन तो चली जाएगी ऐसे। ठीक है जी। अब ये वाला जो पोर्शन है ये तो नीचे अंदर शेड हो रहा है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन इसमें 0 0 10 से बड़ा होता है तो फॉल्स हो गया, तो ये तो ऊपर शेड होगा। तो कुछ कॉमन एरिया आ रहा है, कोई भी फिजिबल पॉइंट नहीं आ रहे, तो फिजिबल सेट भी नहीं होगा, तो फिजिबल रीजन भी नहीं होगा, तो इनफिजिबल सोल्यूशन, इनफिजिबल रीजन, नो फिजिबल सोल्यूशन, नो फिजिबल रीजन, जो भी नाम आपके टीचर बोले। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जो दोनों को साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहा है। देखो बताओ, ये जो शेडेड पोर्शन के जितने भी पॉइंट है इंक्लूडिंग दिस बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है, वो सब कुछ इसको होल्ड करेंगे, इसको होल्ड नहीं करेंगे, बिकॉज इसको होल्ड करने वाले जो पॉइंट है वो सारे के सारे ये रहे। ओके, तो आई बिलीव सबको अच्छे से क्लियर हो गया कि इनफिजिबल रीजन और नो फिजिबल रीजन
क्या होता है। तो आप जब पेपर में क्वेश्चन करोगे ना तो ऐसा कोई लिखा नहीं आएगा कि चेक करो कि क्या है क्या नहीं है। मतलब आप लोग जब क्वेश्चन कर रहे होगे तो वो पूछेगा कि कोई एक्सेप्शनल केस इसमें से अगर कर रहा है नहीं कर रहा, तो अभी तो आपने पहला ही पढ़ा है, तो अगर आपको इस तरीके का पोर्शन नजर आ रहा होगा तो आप लिख सकते हो इनफिजिबल रीजन है, दैट्स ऑल। ओके, तो चलिए सेकंड पे चलते हैं, अनबाउंडेड। चलिए गाइस सेकंड देखते हैं अनबाउंडेड सोल्यूशन। अनबाउंडेड सोल्यूशन वो काफ़ी टीचर और स्टूडेंट बहुत ही गलत तरीके से पढ़ते हैं, और वो गलत तरीका क्या है अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको मेरे पढ़ाने का पता लग जाएगा कि क्या क्या आप लोग गलती करते हैं। ध्यान से देखो, whenever a LPP has an unbounded feasible region that is it cannot contain in any circle। फिलहाल तो अनबाउंडेड रीजन का मतलब ये होता है वो रीजन जो एक सर्कल में ना समा पाए। ये शायद मैंने क्वेश्चन में भी तुम्हें बताया था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ इस तरीके का रीजन है, ये रीजन है, मान लो ये बाउंडेड रीजन है बिकॉज एक सर्कल में समा सकता है। मान लो कुछ इस तरीके का रीजन है, ये एक सर्कल में नहीं समा सकता बिकॉज ये और आगे भी जा रहा है। ओके, तो ये अनबाउंडेड रीजन है। तो अगर आपके पास आपका फिजिबल रीजन जो है वो एक अनबाउंडेड रीजन है, एंड कुछ लोग बस इतने में ही इसको खत्म कर देते हैं, नहीं, एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज वन वी विश टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, देन द प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सोल्यूशन। दैट इज मतलब आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ठीक है। प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सोल्यूशन कब होता है? देखो सबसे पहले अनबाउंडेड सोल्यूशन लाने की पहली कंडीशन ये है कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमाइजेशन केस में एनी वैल्यू ऑफ z अ फिजिबल सोल्यूशन विद अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ z कैन ऑलवेज बी फाउंड। कहने का मतलब है आपने कॉर्नर पॉइंट से ना, जो भी आपने अनबाउंडेड फिजिबल रीजन से कॉर्नर पॉइंट छांटे और आपने उसको z में पुट किया और आपने z की बड़ी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बट उसके अलावा भी फिजिबल रीजन के ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहां पे z उससे भी बड़ी वैल्यू आपको प्रदान कर सकता है। मैंने क्या मतलब है कि कॉर्नर पॉइंट से मान लो z आया 20, मैक्सिमम 20 आया, बट फिजिबल रीजन से पता लग रहा है कि यार z तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब z तो बहुत ही बड़ा हो सकता है, तो इन्फिनिटी मैक्सिमम नहीं होता बच्चों। तो हेयर वी से अनबाउंडेड सोल्यूशन। Similarly, in the minimization case, what would happen? The feasible solution with a smaller value of z can always be found। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट से मान लो आपने z 10 निकाल लिया, ये मिनिमम आपने बोल दिया, बट सिंस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था तो आपने ये पाया यार इस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में से और भी पॉइंट्स डालेंगे ना हम, तो z की वैल्यू तो और छोटी आ रही है और छोटी आ रही है और छोटी आ रही है, मतलब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ओके, तब हम कहते हैं अनबाउंडेड सोल्यूशन। ये नहीं कि अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो गया तो हमने ओवरऑल एलपीपी को अनबाउंडेड सोल्यूशन बोल दिया, नहीं। फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होने के साथ साथ आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करनी चाहिए और मिनिमम वैल्यू है जो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करनी चाहिए, तब हम बोलते हैं अनबाउंडेड। अच्छा, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को अनबाउंडेड क्यों? मतलब यार हम हमारी रीच नहीं, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते ना हम लोग, ना ही इन्फिनिटी तक और ना ही माइनस इन्फिनिटी। ओके, एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, मजा आ जाएगा आप सब। सो गाइस एक अनबाउंडेड सॉल्यूशन का क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्लीज सारे के सारे ध्यान से, मैक्सिमाइज करना है z को और ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आप लोगों को गिवन है। ओके, तो इन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में अगर हम ऐसे लाइन सेगमेंट बनाएं और इसको ऐसे लेके जाएं, ठीक है, तो x को 0 डालेंगे, y 5, बच्चों ध्यान से देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, और y को 0 डालेंगे, x 5 को थोड़ा इधर ले लें। ओके, ये बन गया गाइस, 0 0 डालेंगे तो फॉल्स होगा। इसमें आ जाए x को 0 डालेंगे y 8, x को 0 डालेंगे y 8 और y को 0 डालेंगे, x आएगा 8/3 यानी 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, ओके ओके, ये भी ऊपर कोई शेड होगा, तो बेसिकली अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ चुका है, ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका फंडा क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स निकालना। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। देखो यार, आप लोग के पास जैसी अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ गया तो एकदम से इस निष्कर्ष पे यानी इस रिजल्ट पे मत आ जाना कि अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा, नहीं। हम लोग इसको शुरू करें, अगर मैं इसको A पॉइंट लूँ और इसको B पॉइंट लूँ और इसको मैं C पॉइंट लूँ,
और सी पॉइंट तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लूँ, थोड़ा सा कर लूँ, -2x इक्वल टू में -3, x आ गया 1.5 और x को 1.5 डालेंगे तो y आ जाएगा 3.5, है ना, 3.5, तो 1.5 और 3.5, ठीक है जी, 1.5 और 3.5, और ये पोर्शन था 0,8 और ये वाला है 5,0। चलो z में पुट करते हैं, और z में जब पुट करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0,8 डालेंगे, अगर पॉइंट ले लें यहाँ पे 0,8, 1.5, 3.5 एंड 5,0। 0,8 से आ गया 40 एंड 1.5 से ये हो गया 6 एंड 3.5 इंटू 5, 5 पंजे 25, 5 दिया 15 और 2 17, 6 23.5, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा, एंड 5 डालेंगे तो 20, तो आप लोग को लगेगा मैक्सिमम आ गया। बट आप लोग किसी भी अनबाउंडेड फिजिबल रीजन से कैसे ये पता लगाएंगे कि ये अनबाउंडेड सोल्यूशन है या नहीं है? देखो ध्यान से, आप ना फिजिबल रीजन में से इसके अलावा, कॉर्नर पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट उठा लो, लेट अस सपोज कोई भी यहाँ का पॉइंट उठा लो, कोई भी बड़ा पॉइंट, लेट अस सपोज 100 और y भी 100, 100,100 भी तो आएगा ना इसमें, तो 100,100 डालोगे तो 400 और 500, 900, तो इससे भी बड़ा आ सकता है। ऐसे तो तुम x और y कितने भी बड़े डाल लो, तो आप इसमें लिखोगे इफ वी टेक वेरी लार्ज पॉइंट्स ऑफ x एंड y इन द फिजिबल रीजन, ठीक है, आप कैसे बोल सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली हो जाएगा, मतलब x और y इस फिजिबल रीजन में इन्फिनिटी और y इन्फिनिटी की तरफ जा सकते हैं, बोलो हाँ या ना, इस फिजिबल रीजन में बहुत बड़े x और y भी हो सकते हैं, तो वो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की तरफ रखा जाएगा तो z भी इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है। हेंस क्या कोई मैक्सिमम फाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है? नहीं आ रहा, इसको हम कहते हैं अनबाउंडेड। तो जब आपकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है तो उसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड सोल्यूशन। अगर आपकी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है उसको हम लोग बोलते हैं अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है। तो आप लोगों को जो देखो, मैंने जब आपको ग्राफ कराए थे तब मैंने अनबाउंडेड पढ़ा, बट तब मैंने भी अनबाउंडेड वाला एक केस कराया था, बट अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, बट अनबाउंडेड फिजिबल रीजन डज नॉट नेसेसरली मीन्स अनबाउंडेड सोल्यूशन ही आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन मिनिमा का होता ना बच्चों, अगर यहाँ पे मिनिमा लिखा होता, अगर ये मिनिमा होता तो सबसे छोटी वैल्यू 20 आ रही है, ठीक है। अब इस शेडेड पोर्शन में और भी कोई आप पॉइंट अगर लोगे ना, कोई भी पॉइंट लोगे यहाँ पे, तो वैल्यू 20 से बड़ी ही आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ रहा है तो अनबाउंडेड सोल्यूशन ही आएगा, बट हाँ अनबाउंडेड सोल्यूशन लाने के लिए अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होना जरूरी है, ठीक है। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में अनबाउंडेड सोल्यूशन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया है ना। तो ओवरऑल फंडा ऐसा समझो, जब आपके पास ऐसे अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होगा और आपका जो भी मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा होगा, ठीक है, अब आपको चेक करना है वो अनबाउंडेड सोल्यूशन है या नहीं है। तो फिजिबल रीजन का कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट्स डाल के देख लो, एक्सट्रीम मतलब जैसे मैंने 100 चला गया, अगर माइनस में होता तो -100 चला गया, तो वो डाल के देख लो। अगर मैक्सिमा के केस में वो वैल्यू उससे बड़ी आ रही है पॉइंट डाल के तो अनबाउंडेड होगा, मिनिमा के केस में अगर वैल्यू जो भी आपकी मिनिमा है उससे छोटी आ रही है तो अनबाउंडेड होगा, खत्म। ओके, मैं एक मिनिमा का क्वेश्चन भी आपको कराता हूँ जहाँ पे अनबाउंडेड आएगा, देखिए प्लीज। चलिए आई थिंक मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन भी देखते हैं। मिनिमाइज आपको z गिवन है और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, मैंने एक ही कंस्ट्रेंट ली है, ध्यान से देख लें एवरीवन। तो सिंपल है, एक सेकंड, टेढ़ी हो गई कंस्ट्रेंट, सॉरी लाइन, इधर आजा भाई, सीधा हो जा, इधर आजा, ठीक है जी। तो ये हो गया 0 2, मेरे हिसाब से ऐसे चला गया, फाइनली अनबाउंडेड ही होगा ये भी, ठीक है। अच्छा, इसके पॉइंट हो गए 2 0 0 2, तो z आएगा 0 2 से -6 और 2 0 से -4, सबसे छोटा ही है। तो एकदम से छोटे को मिनिमम मत कंसीडर कर लेना। आपके पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है तो यहाँ का कोई भी एक पॉइंट ले लेना, कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट ले लो। फिलहाल तो पॉजिटिव साइड में अनबाउंडेड सब कुछ जा रहा है, तो एक काम करते हैं, कुछ भी ले लें, वही 100 ले लें, क्या कहते हो। जब 100 डालेंगे तो -200 -300 -500, बोले तो इससे भी छोटी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब और बड़े पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो z और छोटा नेगेटिव नंबर देगा। तो जितना x और y बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे z अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन्स? अनबाउंडेड सोल्यूशन। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से बेटा?
तो अनबाउंडेड सोल्यूशन में दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ, सबसे पहले अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होना चाहिए और उसके बाद मैक्स या मिनी जो भी आप कॉर्नर पॉइंट से निकालते हो, उसके बाद रैंडमली कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट्स, कोई भी बड़े पॉइंट्स या बहुत बहुत बड़े पॉजिटिव पॉइंट या बड़े बहुत ही छोटे नेगेटिव पॉइंट्स आप डाल के देखो आपका फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। मैक्सिमम में अगर वैल्यू और बड़ी आ रही है तो इसका मतलब अनबाउंडेड होगा, मिनिमम में अगर कॉर्नर पॉइंट से और छोटी आ रही है तो भी अनबाउंडेड होगा। बाकी मैं आपको शुरू में बताया था ग्राफिकल मेथड में डॉटेड लाइन मेथड भी हम लोग करते हैं, उसके लिए मैं एक और क्लास बनाऊंगा। काफ़ी लोगों के लिए डॉटेड लाइन ज़रूरी नहीं है, वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट कुछ कोर्सेज हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, वो लोग जब एलपीपी पढ़ते हैं तो वो डॉटेड लाइन मेथड भी करते हैं प्रॉपर तरीके से चेक करने के लिए, जहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ बना के चेक करते हैं कि कॉर्नर पॉइंट सही आंसर दे रहा है नहीं दे रहा। बट फिलहाल ये भी ठीक है, एक रैंडम चेक भी आप कर सकते हो कॉर्नर पॉइंट से सही आंसर आ रहा है। ओके चलिए जी, तो हमारे 2 पॉइंट हो गए, इनफिजिबल सोल्यूशन हो गया, अनबाउंडेड सोल्यूशन हो गया। अब मैं मूव करने जा रहा हूँ मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन में। देखिए सो गाइस नेक्स्ट है मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन का बेसिक मतलब ये है कि आपके पास लेट अस सपोज अगर आप z को मैक्सिमाइज करने निकले हो तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू मान लो 50 आ रही है, वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे आ रही है। मतलब जैसे कॉर्नर पॉइंट 2,3 थे उस पर 50 आ रहा है और कॉर्नर पॉइंट 5,7 थे उस पर 50 आ रहा है, तो इसे कहते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन, जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तो यूनिक आ रही हो बट उसमें जो पॉइंट्स हो वो एक से ज़्यादा हो, मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो उसके लिए आप लोग कैसे पहचानोगे, इन एलपीपी मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन अकर व्हेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज पैरेलल टू अ बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का मतलब होता है जब इनइक्वालिटी जो होती है उसे आप इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हो तो उस कंस्ट्रेंट को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। ओके, तो आपके पास आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z होगा, अगर वो पैरेलल हो, पैरेलल पता है ना बच्चों, कैसे पता करते हो पैरेलल? मान लो अगर मैं ऐसे बोलूँ 2x + 3y = 10 है और 4x + 6y = में 3 है, तो आपको पता है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों है? क्योंकि इनकी स्लोप एक जैसी है। स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इधर स्लोप क्या होगी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y, जो भी 2/3 आ जाएगा। स्लोप सेम आ गई, ठीक है। तो जब आपके पास दो लाइन की स्लोप एक जैसी हो, ठीक है, तो दो लाइन पैरेलल होती है, सिंपल। ओके, और ऑब्वियसली इक्वालिटी में अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। अगर इक्वालिटी में एक जैसी हो जाएगी तो फिर तो एक के ऊपर एक चली जाएगी ना, दोनों एक जैसी हो जाएगी। तो चलिए एक सवाल मैंने आप लोगों के लिए लिखा है बेटा, मैक्सिमाइज करना है z को, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको ये दे रखी है। फिलहाल अगर आपको मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन अभी से इसमें जांचना है तो आप देख सकते हो, तो इसकी स्लोप क्या है? -4/3, इसकी स्लोप है -3/4 और इसकी है -8/6। -8/6 इज नथिंग बट -4/3। तो इसकी और इसकी स्लोप एक जैसी आ रही है, तो मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन ज़रूर निकल कर आएगा। देखिए प्लीज़ हम चेक करते हैं, डायग्राम बनाए पहले, इसका प्यारा सवाल है, देखेंगे सारे के सारे। डायग्राम बनाते हैं जी। ओके, सबसे पहले हैं इसको बनाते हैं 0,6, 0,6, अच्छा 8 तक जाएगा, 0,8 तक जाएगा तो 6 को नीचे ले लेते हैं। 0,6 एंड y को 0 डालेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, 8, फाइन। तो इसकी लाइन तो बन गई ऐसी, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट में आता है x को 0 डालेंगे, y आएगा 8, ठीक है, y को 0 डालेंगे तो x आएगा 6, ठीक है जी। इसकी लाइन आ गई ऐसी, फेयर इनफ। नेक्स्ट है, एक काम करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें। फिलहाल ये भी देख लें, सभी ट्रू है मेरे ख्याल से। 0 डालोगे, 0 डालोगे, 0 लेस देन 24, 0 लेस देन ये, सभी ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो सभी नीचे को शेड होगा। अब इंटरसेक्शन एक बार ही निकाल लूँ बच्चों, यही निकाल लूँ। 3x, अरे 3x + 4y = में 24। अच्छा, नीचे वाली इक्वेशन ना 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4x + 3y = में 24। ओके, ठीक है, फिलहाल 24 ही आ रहे हैं दोनों तरफ, 2 से किया था। एक काम करें, माइनस कर लें डायरेक्ट, क्या कहते हो? तो यहाँ से आ जाएगा -x + y = 0, तो x = y आ रहा है। वाओ नाइस, -x + y, तो x = y आ रहा है। तो अगर x को y डालोगे तो सपोज करो यहाँ पे y को x डाल देते हो तो ये हो जाएगा 7x = 24 एंड 7x यानी 24/7 और 24/7, ये आ जाएगा,
ठीक है, ये तो आ गया इंटरसेक्शन। आगे बढ़ते हैं जी, आगे नेक्स्ट है x इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 किधर आएगा, सिंस ये 6 है, ये 24/7 कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है ना, तो 5 तो समवेयर इधर होगा। ओके, तो 5 की लाइन तो चली जाएगी ऐसे, एक सेकेंड, 5 की लाइन आ गई है, और ये भी ट्रू है तो ये भी नीचे को शेड हो रहा है। और y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 की लाइन जा रही है इधर। आई थिंक ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये भी वाइल 0<6 ये भी नीचे को आ जाएगा। तो सब लोग कहाँ मिल रहे हैं, सब लोग यहाँ मिल रहे हैं। फाइन, दिस विल बिकम 0 0, दिस इज 5,0 ओके जी, एंड दिस इज x इक्वल टू 5 ना, और x इक्वल टू 5 इस वाली लाइन को कट कर रहा है, और ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है सेकेंड वाली। तो सेकेंड वाली लाइन में अगर x को मैं 5 डालूंगा तो 8 पंजे 40, 48 में से 40 गए 8, 8/6, 8/6 बोले तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, नहीं 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो 4/3 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट 5,4/3। दोबारा देख लेता हूँ यार, सेकेंड वाली को कट कर रहा है ना, 8x + 6y इक्वल टू में 48, तो x को 5 डाला 40, 8, 8/6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4/3, ठीक है, y यही आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं कट, एक ये वाला पॉइंट निकाल लिया हमने, एक ये वाला पॉइंट निकाल लिया, एक ये वाला निकाल लिया, और एक ये पॉइंट तो बच्चों 0,6 ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो एक एक करके सारे पॉइंट रखते हैं, पॉइंट में इधर रख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे। तो पहला 0,0 पे तो 0 ही आ रहा है, फिर b ले रहा हूँ मैं 5,0, 5/20, और c ले रहा हूँ मैं 5,4/3, तो 5/20, एंड 4/3 कटेगा तो 24, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास 24/7 और 24/7, 24/7 और 24/7। तो अगर मैं 4 × 24/7 करूँ, 3 × 24/7 करूँ, 24/7 अगर कॉमन ले लूँ तो 4 + 3 बचेगा, 7 से 7 कट जाएगा बेटा, तो ये भी 24 आ गया, ठीक है। लास्ट है 0,6, 0,6 डालूंगा तो 18। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 24, बस वो 2 पॉइंट्स पे आ रही है। कौन कौन से 2 पॉइंट्स पे आ रही है बेटा, वो आ रही है मेरे पास 5,4/3 और 24/7, 24/7 पे। तो मतलब अगर आपके पास 2 बड़ी वैल्यू एक जैसी आ रही है बट उसके पॉइंट अलग अलग है, तो ये मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन में काउंट होगा। और देख रहे हैं वो कब आया, जब ये पैरेलल थे। उसके बाद भी ना एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं सिर्फ यही 2 सोल्यूशन हो गए। एवरीवन प्लीज़ हैव अ लुक, सिंस आपका जो मैक्सिमम z आ रहा है वो आ रहा है 24, और इक्वेशन क्या है इसकी, यानी 4x + 3y = 24। और इसका भी जो डायग्राम बना है ना बच्चों, ये वाली जो लाइन है, ये भी लाइन 4x + 3y = 24 की तो है। बताओ, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर लो तो 2 चौक 8, 2 तिया 6 और बराबर में 24, ये वाली लाइन जो जा रही है सेकंड नंबर। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इस लाइन पे जितने भी x और y हैं, इस लाइन पे जितने भी x और y हैं, वो जब आप यहां पुट करोगे तो आपको आंसर 24 ही मिलेगा, ठीक है। अब इस लाइन, ये लाइन फिजिबल रीजन से कहां कहां होके जा रही है, ये लाइन फिजिबल रीजन के यहां से लेके यहां तक के पॉइंट ले रही है। मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूं, बहुत अच्छा पॉइंट है। यहां से लेके यहां तक के जितने भी x और y हैं, ठीक है, वो इसी लाइन का पार्ट है। तो आप जो भी x y डालोगे तो तुम्हें 24 ही मिलेगा। तो इट मीन्स आप बोल सकते हो ऑल दी पॉइंट, अगर लेट अस सपोज इसको मैंने क्या लिया था, d लिया था, और इसको मैंने क्या लिया था, c लिया था। आप ऐसी लाइन लिखोगे, ऑल पॉइंट्स लाइंग इन बिटवीन c एंड d, ठीक है, गिव्स द वैल्यू ऑफ z 24। इट मीन्स ऑप्टिमल जो सोल्यूशन आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 24, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है ना,
वो इस लाइन सेगमेंट के वो सारे के सारे पॉइंट हैं अंडर द फिजिबल रीजन जो सी और डी के बीच में लाई कर रहे हैं। आप बताओ, आप यहां का कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन का उठाओगे, एक्स और वाई डालोगे, तो तुम्हें 24 से तो मिलेगा। तो कुछ टीचर इसको यहीं तक छोड़ देते कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन आ गया, काम बन चुका है। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों के पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है और जो आपके पास आपकी कंस्ट्रेंट है, ठीक है, वो दोनों आपस में पैरेलल है जब इक्वालिटी में लेके चले। इट मीन्स आप लोगों के पास एक जब 24 वैल्यू आ रही है तो दिस इक्वल टू 24 है, ठीक है, और ये 24 z ये एग्जैक्टली इक्वल टू 24 कौन से केस में होगा, जब हम लोग फिजिबल रीजन के ये सारे के सारे पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। आप देख लो ना बच्चों, समझ पा रहे हो बच्चों सारे मेरी बात? आप प्लीज़ इसको इतने में मत छोड़ देना। मेरे कहने का सिंपल रीज़न इतना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू z 24 आ रही है वो 4x + 3y बराबर 24 जो कि z है। अगर हम देखें तो यार हमने तो इसी का डायग्राम बनाया बराबर 24, ये वाली लाइन, यानी इस लाइन के सारे x और y मुझे 24 देंगे, ठीक है। बट मुझे सिर्फ इस x और y से मैक्सिमम वैल्यू 24 मिली है। बट क्या ये वाले जो पॉइंट है इन x y से भी तो वैल्यू 24 ही मिलेगी, क्योंकि मैंने इसी का डायग्राम तो ये बना रखा है। ओके, तो आप ये प्लीज़ लाइन लिख देना कि सी और डी के बीच के इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स होंगे ना विल गिव्स द वैल्यू ऑफ z एज 24। तो वी हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। कुछ बच्चे कहेंगे क्यों सर इनफाइनाइट क्यों है, ये तो यहाँ से यहाँ तक फाइनाइट हो गए। क्यों बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच इनफाइनाइट। आपको पता है 0 से 1 के बीच भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, 0.00001 है ना बच्चों। सो वी हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन हियर। ओके, आई होप आपको समझ में आया। समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताओ। मुझे पता है मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैं ना चाहता नहीं कि मेरी तरफ से कोई भी पॉइंट छूटे। एलपीपी एकदम स्ट्रांग बना के चलेंगे ना यार। ओके, चलिए गाइस, नाउ फोर्थ और लास्ट एक्सेप्शन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला आई होप सबको क्लियर हो गया हो। एक पॉइंट माइंड मैंने बता दिया, बट मैं दोबारा बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि शायद सबको क्लियर होगा मैंने ये वाले पॉइंट्स क्यों कंसीडर नहीं किए। इस पर भी तो एक्स वाई इक्वल टू 24, इस पर भी तो एक्स वाई रख के ये 24 मिल रहा होगा और ये भी 24 आ सकता है, बिकॉज ये फिजिबल रीजन का पार्ट नहीं थे, है ना भाई। ये फिजिबल रीजन के पार्ट, मतलब फिजिबल रीजन क्या होता है, उन सारे के सारे पॉइंट्स को लेके बनता है जो कि कंस्ट्रेंट को साइमल्टेनियसली होल्ड करते हैं। तो ये कंस्ट्रेंट को होल्ड नहीं कर रहे होंगे सारे के सारी कंस्ट्रेंट, ठीक है। चलिए, तो फोर्थ पे आते हैं हम लोग, रिडेंडेंट कंस्ट्रेंट। रिडेंडेंट कंस्ट्रेंट क्या होता है? A redundant constraint in LPP is a constraint that does not affect the feasible region or the optimal solution। मतलब जो feasible region को affect ही नहीं करती, पार्ट ही नहीं बन पाती बेचारी feasible region का। तो feasible region का पार्ट नहीं बनेगी तो optimal solution का पार्ट कैसे बनेगी, है ना। तो the optimal solution और लाइन में लिख दिया, तो if you remove it the set of possible solution and the maximum minimum value of your objective function remain same। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसे उसके बिना भी आगे अगर आप काम करना चाहते हो तो, ठीक है। अब उसके बिना कैसे काम करेंगे, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन मैं थोड़े से अच्छे लेवल के लिख रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से सॉल्व भी कर रहा हूँ ताकि ग्राफिकल मेथड भी अच्छे से थोड़ा रिवाइज हो सके। ओके, तो ये आ गया ये, एंड ये गाइज मेरी लाइन सेगमेंट बहुत टेढ़ी चली जाती होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए आगे अगर बढ़े, x0 y10 y0 x5, ठीक है जी। कलर चेंज कर लें, आओ जी आओ। ये फॉल्स है तो ऊपर को शेड होगा, है ना, ऊपर को शेड हो, 0 > 10। फिर 6 है, ठीक है जी, 6 हो गया समवेयर हेयर, तो इसका डायग्राम चला जाएगा ऐसा, ठीक है, 6। उसके बाद y2 है तो y2 हो गया इधर, इसका डायग्राम चला जाएगा ऐसा। ओके, ओहो y2 शेड देख लें, 0 > 6 ये भी बाहर को शेड होगा और 0 > 2 ये भी बाहर को शेड होगा। तो इट मीन्स सभी बाहर को शेड हो रहे हैं, है ना बच्चों। ये बाहर और ये भी बाहर। एक सेकेंड, x > 6, 0 > 6, 0 > 2। एक बारी मैं चेक कर लूँ दोबारा, शायद मेरी इक्वेशन गलत ना हो। नहीं ठीक है इक्वेशन तो इट मीन्स ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो सबकी बाहर कहाँ मिलेगी लास्ट में, चेक करेंगे इस। मेरे हिसाब से ये एरिया हो जाएगा जो कॉमन होगा। आप देख रहे हो, देखो ये भी इधर को आ रहा है,
ये भी इधर को आ रहा है और ये भी इधर को आ रहा है, यही कॉमन एरिया आएगा। ओके, अब अगर ये कॉमन एरिया आएगा तो सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंड और थर्ड कंस्ट्रेंट है उसी के पार्ट में आ रहा है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट तो बेचारी बिल्कुल ही इग्नोर होगी, तो यही होगी रिडेंडेंट कंस्ट्रेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड रिडेंडेंट कंस्ट्रेंट। आप चेक कर सकते हैं यही आएगा। तो इसमें तो यार ये भी हो गया कि कॉर्नर पॉइंट तो एक ही हो गया बस, क्या x का 6 और y का 2, और 6 और 2 डालोगे अगर आप तो z कितना आएगा, 6 6 36 20 56 आ गया। अच्छा, since it is unbounded also, so there is unbounded feasible region also, so there might be a possibility of unbounded solution too. So if you take any point from there, let us suppose थोड़ा आगे का यही ले लो, 6,7,2 ले लो, मतलब x को 6 y को 2 ले लो आगे, या यहाँ का कोई पॉइंट ले लो। लेट अस सपोज छोटा तो मेरे ख्याल से यही आएगा। अब अगर थोड़ा सा ऊपर जाना चाहो तो 6,3 हो जाएगा, ठीक है, x 6 होगा, y बढ़ जाएगा तो भी ये z बढ़ जाएगा। अगर थोड़ा राइट में जाना चाहोगे तो y 2 रहेगा बट x बढ़ जाएगा। सपोज करो यहाँ पे 7,2 हो जाएगा और यहाँ पे 6,3 हो जाएगा। तो यार बड़ा सिंपल है, अगर 6,2 पे ये आ रहा है तो 6,3 पे तो और बड़ी वैल्यू आएगी। अच्छा, 6,2 पे जो भी वैल्यू आ रही है, अब अगर मैं 7,2 डालूंगा, मतलब यहाँ 7 डालूंगा और फिर 2 डालूंगा तो भी लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगी वैल्यू। तो अभी दोनों केसेस में बढ़ रही है। और अगर इधर कहीं आओगे तो यहाँ पर तो x और y के कॉम्बो और भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, मतलब इवन 6 और 2 ना रह के 7 और 5, 7 और 4, 100 और 100 ऐसे तो वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसका मतलब अनबाउंडेड सोल्यूशन नहीं आएगा। आप कोई भी वैल्यू इस फिजिबल रीजन में ले रहे हैं तो z की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है, एंड हमारा फोकस मिनिमा पे है तो इसी पे ही मिनिमा आ रहा है। एंड एक बात बताओ, क्या ये कंस्ट्रेंट कोई भी रोल इंपॉर्टेंट पे कर रही है, मतलब इससे कोई भी पॉइंट तुम्हारा निकल पा रहा है? नहीं ना, तो इसको हम कहेंगे रिडेंडेंट कंस्ट्रेंट। ठीक है, क्या बताया था रिडेंडेंट कंस्ट्रेंट का मतलब? वो कंस्ट्रेंट दैट डज नॉट अफेक्ट द फिजिबल रीजन और द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, फिजिबल रीजन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रही, एकदम दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है फिजिबल रीजन से इसका। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो आप लोग ध्यान रखेंगे चारों के चारों केसेस को बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में। क्या क्या? इनफिजिबिलिटी, सेकंड अनबाउंडेड, थर्ड मल्टीपल ऑप्टिमल, चौथा रिडेंडेंट। ओके, सो गाइस चारों के चारों केसेस बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं। बाकी अगर आपको फिर भी कोई छोटा सा भी डाउट रहा हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये एलपीपी के एक्सेप्शनल केसेस कैसे लगे। लाइक करो और प्लीज़ जितना हो सके सबके साथ शेयर करो। सबका भला होना चाहिए। नमस्ते।